नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, शोभना जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। एक्चुअली सॉरी, कल मैं अटेंड नहीं कर पाई थी। आज भी मैं अभी जस्ट 1 मिनट हुआ है, मैं पहुंची हूँ। रास वो मदर का आज इंजेक्शन लगवाना था तो हॉस्पिटल से बस अभी 1 मिनट हुआ आई। अरे कोई बात नहीं, पहले वो ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, बस वापसी में मैंने अपने फोन से लिंक कर लिया था, मैंने कहा फोन से कर लेती हूँ घर जाके और फिर करूंगी मैं। जी। हाँ जी। ठीक है जी। चलिए। तो कल हमने किया था मून का 12 हाउसेज में, और प्रोफेशंस किए थे हमने प्रोफेशन हाउस में प्लेनेटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंग। बाकी के मैंने 2 तरीके और बताए थे आपको, उनसे भी आप चेक कर सकते हैं। अब आपके पास में कुछ ऐसे भी लोग आते हैं, या ऐसे लोग आएंगे जब आप कंसल्टेंसी करते हैं। एक क्यूरियोसिटी होती है पेरेंट्स में, या जो आजकल के हैं सब में होता है कि क्या एस्ट्रोलॉजी से पता लगाया जा सकता है कि मेरी शादी कौन से डायरेक्शन में जाके, यानी कि जो उनका घर है उसके किस डायरेक्शन में उनका ससुराल या उस लड़की का घर हो सकता है। ठीक है। अब उसको देखने के लिए क्या है, उसको देखने के लिए एक चीज़ है हमारे पास, दैट इज 7th हाउस। राइट, 7th हाउस से ही देखते हैं। अब 7th हाउस में जो नंबर लिखा है, कोई भी नंबर लिखा हो सकता है 1 से 12 के बीच में, है ना। तो ये जो हर एक जॉडिक साइन है इनका एक डायरेक्शन है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ग्रुपिंग से बताता हूँ, आप नोट कर सकते हैं उसको। अगर किसी भी नेटिव के हॉरोस्कोप में 7th हाउस में अगर 1 या 8 हो, एरीज का साइन हो या स्कॉर्पियो नंबर लिखा हो 1 या 8, तो क्या चांसेस होंगे उसकी शादी साउथ डायरेक्शन में, जहाँ पे वो लोग रहते हैं या जहाँ पे उससे साउथ डायरेक्शन में उसका लाइफ पार्टनर का घर या हो सकता है, इफ 1 और 8 नंबर इन 7th हाउस। अगर किसी के भी हॉरोस्कोप के 7th हाउस में 2 या 7 हो, या तो 2 हो या 7 हो, तब तब होगा दक्षिण पूर्व, या 2 दिशाएं जैसे होती है पूर्व और दक्षिण, ईस्ट भी हो सकता है और साउथ भी हो सकता है। ठीक है। अगर किसी के हॉरोस्कोप के 7th हाउस में 3 और 6 लिखा हो, यानी कि जेमिनी हो या वर्गो हो, तो वो कौन सा डायरेक्शन बताता है उसके लाइफ पार्टनर के मिलने का, या उसके एग्जिस्टिंग का जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में उसका लाइफ पार्टनर होगा या उसका घर होगा। अगर नंबर 5 लिखा है 7th हाउस में, देन व्हाट वी कैन से आपका लाइफ पार्टनर आपको घर से ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा। ठीक है। अब अगर किसी के 7th हाउस में अगर 9 और 12 हो, सैजिटेरियस और पाइसेस साइन है, तो क्या बताएंगे इसके लिए भी, आप बताएंगे ईस्ट डायरेक्शन। और अगर किसी के 7th हाउस में हॉरोस्कोप में 10 और 11 हो, 10 लिखा हो या 11 लिखा हो, तो आप बताएंगे कि आपका लाइफ पार्टनर वेस्ट डायरेक्शन में, आपके घर से वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है। एग्जैक्टली मैं बताता हूँ इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया मैंने। मैं जिस घर में हूँ, मतलब जहाँ अभी आप लोग मुझे देख रहे हैं, जो मेरा घर है, उस सिटी के अंदर में अगर वेस्ट डायरेक्शन में देखूँ उसको, एग्जैक्टली मेरा ससुराल वेस्ट डायरेक्शन में मेरे घर से, क्योंकि मेरे घर में ईस्ट ऐसे है, डायगोनल है, इस तरीके से तिरछा है, जस्ट ऑपोजिट पीछे वेस्ट ऐसे जाएगा, और वहाँ पे वो लोकेशन है।
मैंने देखा है मेरी फैमिली वालों को सब पे चेक किया मैंने, तो 90% मैच हुआ। आप लोग अपना चेक करके देखना, यानी कि जैसे आपका मैटरनल हाउस, वहाँ से आपका ससुराल का डायरेक्शन मिलेगा 100% मिलेगा। ठीक है, हाँ जी, एक मिनट रुकिए। बोलिए बोलिए बोलिए, शोभना जी अनम्यूट कीजिए। सर फर्स्ट और सेकंड एक बार रिपीट कर दीजिए। सेवंथ हाउस में फर्न 1 या 8th राशि हुई तो, साउथ डायरेक्शन, और उसके बाद आपने क्या बोला था? 2 और 7। वैसे 2 और 7 को अगर वास्तु में देखते हैं ना, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, वहाँ पे शुक्र गवर्न करता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन इसलिए बोलते हैं वहाँ। तो साउथ ईस्ट में होगा। सर ये और आपने जो 9-12 बताया में, तो 9-12 घरसा में, देखेंगे। एक मिनट मंजू जी, एक मिनट, 9-12 पे हाँ लिखिए, 9-12 जहाँ लिखा है ना मैंने, वहाँ पे लिख लीजिए नॉर्थ ईस्ट, ईशान, ईशान। हाँ मंजू जी बताइए। ये देखेंगे, मान लीजिए किसी बच्चे का देख रहे हैं तो वो जहाँ पैदा हुआ उससे या जहाँ वो अभी रह रहा है। आपके हाउस का इन्फ्लुएंस कम से कम 5 to 10 ईयर, इतना मानता हूँ। ठीक है, प्रेजेंटली जहाँ पे वो रह रहे हैं, मतलब इतना टाइम होगा तब वो फ्रिक्वेंसी वहाँ पे ऐड ऑन होती है, वहाँ से हम चेक करते हैं। सर अगर उससे कम रहे, उसी ड्यूरेशन में दो तीन घर बदले हो तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा कि बर्थ प्लेस से आप जहाँ पे जन्म हुआ है वहाँ से पकड़ो उस डायरेक्शन में, वो बताएगा। ठीक है, मोस्टली कम ही होते हैं ऐसे केस, मोस्टली तो एक ही होता है ऐसे कम, तो वहाँ पे हम चेंज करेंगे थोड़ा, फिर बर्थ जो नेटिव प्लेस हो गया वहाँ पे देखेंगे। आजकल किसी को बोलते हैं बर्थ प्लेस जी, आजकल तो सारी डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है, तो क्या उसी को बर्थ प्लेस माने, उनका नहीं। वहाँ पे आप टेम्परेरी गए हो 3-5 दिन के लिए, है ना, 3-5 दिन के लिए तो गए हो, बाकी का टाइम कहाँ पे रहा आपका, या उसके बाद में कहाँ पे रहोगे? नेचुरली है, अपने क्लियर में रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे यही देखा है, हमारे यहाँ पे यही रिचुअल्स है, या जिस घर में रहेंगे उस बच्चे का घर भी माना जाएगा। ठीक है, जब ऐसा कंडीशन हो तो, अदरवाइज तो जो परमानेंट उसका घर है उसी से देखना। चलो एक और चीज़ बताता हूँ मैं आप लोगों को, और कुछ मैंने नोट करके रखा हुआ है। हाँ, आपने एक टर्म सुनी होगी मारक, एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं ना मारक है, ये मारक है, वो मारक है ना, ये मारक ग्रह की दशा है, ये प्लेनेट मारक है। मारक यानी मारने वाला, सिंपल सा मीनिंग यही है। तो मैं आपको बताता हूँ एसेंडेंट के अकॉर्डिंग, कभी भी मारक जब देखते हैं ना, वो एसेंडेंट के अकॉर्डिंग देखा है, मून साइन के अकॉर्डिंग कभी मारक नहीं देखा जाता, हमेशा लगन उसके अकॉर्डिंग आपके मारक ऐसे बनते हैं। अब सबसे पहला लगन कौन सा बनेगा? एरीज एसेंडेंट यानी मेष लगन। अगर किसी की भी कुंडली में मेष लगन आ रहा है, 1 नंबर लिखा हुआ फर्स्ट नंबर हाउस में, उसके लिए जो प्लेनेट होंगे मारक, वो होंगे वीनस और मरकरी, शुक्र और बुध। शुक्र और बुध उसके लिए मारक होंगे। अब कैसे ये इफेक्ट करते हैं? जब एक्टिव होंगे, नेचुरली है। एक्टिव कब होंगे? जब इनकी दशा चलेगी, चाहे महादशा में चले, चाहे एडी यानी अंतरदशा में चले, या पीडी यानी प्रत्यंतर में चले। 3 तरह की दशाएं, एमडी, महादशा, एडी, अंतरदशा, पीडी, प्रत्यंतर दशा। तो जब भी इनका समय आएगा, यानी कि जब ये एक्टिव कब होंगे, जब इनकी दशाएं चलेगी, उस वक्त में ये गड़बड़ करेंगे। तो एक ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजी का मैं आपको एक लाइन बोलता हूँ, ध्यान रखिएगा।
कभी भी लाइफ में आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग जो भी ये मारक प्लेनेट बनते हैं, इनसे जुड़ा हुआ कोई जेम्स नहीं पहने। पहली चीज़ ध्यान रखना है, अपने एसेंडेंट के अकॉर्डिंग जो मारक प्लेनेट बन रहा उसका जेम नहीं पहने, और अगर पहना होगा तो आप रियलाइज कर लोगे कि हाँ तकलीफ आ रही है। ठीक है। अब अगर किसी का एसेंडेंट क्या हो, टॉरस, वृषभ लगन हो, तब वहाँ पे कौन से बनेंगे दो प्लेनेट, जुपिटर और मून, गुरु और चंद्रमा। किनके लिए? टॉरस एसेंडेंट, वृषभ लगन के लिए। ठीक। नेक्स्ट जेमिनाई एसेंडेंट, मिथुन लगन। मिथुन लगन अगर किसी का है तो उसके लिए जो मारक होंगे ग्रह वो कौन से होंगे? मार्स, मंगल और मून, चंद्रमा। मंगल और चंद्रमा मिथुन लगन वाले लोगों के लिए मारक प्लेनेट होंगे। इसके बाद कैंसर, कर्क लगन, कैंसर एसेंडेंट, यहाँ पे कौन बनेंगे इसके लिए मारक? वीनस और सैटर्न, शुक्र और शनि। शुक्र और शनि दो प्लेनेट ऐसे हैं जो कैंसर एसेंडेंट के अंदर मारक का काम करेंगे। यानी कि जब भी कैंसर एसेंडेंट वाले के जीवन में जब भी वीनस और सैटर्न की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर कुछ भी आएगी, वो टाइम उनके लिए बड़ा टफ जाने वाला है। लियो एसेंडेंट, सिंह लगन हो, अगर किसी के फर्स्ट हाउस फर्स्ट बॉक्स में नंबर 5 लिखा हो, देन एसेंडेंट कौन सा बना? लियो, सिंह। वहाँ पे कौन से होंगे मारक? वहाँ पे होगा आपका सैटर्न और मर्क्यूरी। सैटर्न और मर्क्यूरी। एक फॉर्मूला बताऊँ आपको, बहुत इजी है। सेकंड और सेवंथ हाउस मारक छोड़ दो, बाकी सब अपना पकड़ में आएंगे आपको, देख लो, चेक कर लो। सेकंड हाउस में जो साइन है उसका लॉर्ड और सेवंथ हाउस में जो साइन है उसका लॉर्ड, ये मारक होते हैं हमेशा। ये इजी गोइंग बता दिया मैंने, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, कोई नोट्स नहीं देखना, इजी है ना। हर एक हॉरोस्कोप सेकंड सेवन मारक है मेरा। अगर किसी का वर्गो लगन है, वर्गो एसेंडेंट है, कन्या लगन है, उसके लिए कौन से होंगे मारक? मंगल और चंद्र। देखो जेमिनाई और वर्गो दोनों के लिए सेम है, मंगल और चंद्रमा, मार्स और मून। इसके बाद आता है आपका लिब्रा एसेंडेंट ना, तुला लगन, 7 नंबर लिखा अगर किसी के फर्स्ट हाउस में, देन कौन सा हो जाएगा? गुरु और मंगल, गुरु और मंगल, जुपिटर एंड मार्स। स्कॉर्पियो एसेंडेंट 8 नंबर लिखा किसी के फर्स्ट हाउस में, वृश्चिक लगन हो तो वहाँ पे कौन से बनेंगे मारक प्लेनेट? बुध और शुक्र, मर्क्यूरी एंड वीनस। ये दो प्लेनेट मारक होंगे वहाँ, ठीक है। देन इसके बाद कौन सा आएगा? धनु लगन, नंबर 9। नंबर 9 अगर फर्स्ट हाउस में लिखा है उसके लिए मारक कौन सा बनेगा? शुक्र और शनि, शुक्र और सैटर्न। इसके बाद मकर लगन, नंबर 10, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, क्या बना? चंद्रमा और सूर्य, मून एंड सन। नंबर 10 एसेंडेंट यानी कि मकर लगन, या हम क्या बोलेंगे कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है, तो क्या होगा वहाँ पे? मून और सन, चंद्रमा और सूर्य मारक। एक्वेरियस 11 नंबर, कुंभ लगन, यहाँ पे
सन एंड जुपिटर, सूर्य और देवगुरु बृहस्पति जी। उसके बाद नंबर 12 पाइसेस, सन एंड मीन लगन। यहाँ पे कौन होंगे मारक? मारक यहाँ पे होंगे शुक्र और शनि। कौन सा पेड़ बना धनु लगन के साथ में? शुक्र और शनि, ठीक है। और आपको क्या बताऊँ, मेरे हिसाब से बहुत है ये चीज़ें, बाकी बेसिक निकाल सकते हो ना आप अपने मार्क कम से कम। हम दूसरों को करें नहीं करें, अपना तो खुद कर लें पहले, वही बहुत है। तो कोशिश करो अपनी चीज़ें निकालने की, और देखो कहीं हमने वही चीज़ तो नहीं कर रखी है, कहीं हमने कहीं जेम्स वो तो नहीं पहन रखा। हाँ, चेक करो, मिलेगा ज़रूर। इसके लिए पहले दशा निकालनी पड़ेगी सर? ना जी, क्यों दशा निकाले अभी? अच्छा, ये मैंने बता दिया, अपने एसेंडेंट है आपका, उसके सामने देख लो, ये प्लेनेटरी है। अब उससे रिलेटेड कहीं आपने कोई जेम तो नहीं पहना, सारी चीज़ देख लेना। हम वही होता है पहन लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब एक एस्ट्रोलॉजर किसी को जेम से एडवाइस करता है, परमानेंटली नहीं होता है। बहुत कम होते हैं जिनको लाइफ लॉन्ग पहना जाता है, बहुत कम होते हैं, इसकी कैलकुलेशन अलग है। जनरली जो जेम्स एडवाइस किया जाता है वो उस जो टाइम फ्रेम होता है एक उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। मान लिया किसी ने शादी के टाइम में येलो सफ़ेयर पहना हुआ था, यानी कि क्या बोलते हैं इसका, पुखराज, ठीक है। मैरिज के टाइम पहना था, 20 साल बाद में भी उन्होंने वही पहना। उनसे पूछते हैं कि क्या चल रहा है, तो वो ये बताते कि जब हमने पहना था तब तो बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया हुआ, अभी ऐसा कुछ खास फील नहीं हो रहा है। चेक करो दशा कौन सी थी इस वक्त, दशा चेंज हुई होगी 100%। तो वो दशा थी, यानी कि वो वहाँ पे एक्टिव था, इसलिए उस वक्त अगर वो जो जेम्स पहना हुआ, ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, उसका जो जेम्स पहना वहाँ पे वर्क कर रहा था। लेकिन जैसे ही दशाएं चेंज हुई, साइकिल चली, दशा चेंज हुई, अब वो प्लेनेट वो अब जेम्स कुछ काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो नॉन एक्टिव हो गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 2 तरीके से एडवाइस होते हैं जेम्स, टेम्पररी और फिर एक होता है लाइफ लॉन्ग। जैसे आपको किसी ने लगन का जेम दे दिया, यानी आपके असेंडेंट का, वो लाइफ लॉन्ग है, वो चेंज नहीं हो सकता, वो जब तक हो आ गया पे वो तब तक चलना है। असेंडेंट उसको स्ट्रॉन्ग करना, वो जेम चलेगा, वो कभी भी एक्सपायर नहीं। हाँ, एक जेम्स की टाइम पीरियड होता है, वो एक अलग बात है। एक टाइम के बाद में या तो उसको चार्ज करो या उसको चेंज करना पड़ता है, सबका एक टाइम फ्रेम है। लेकिन वो आप पहन सकते हैं लाइफ लॉन्ग, मतलब चेंज कर सकते हैं, नया ले सकते हैं, लेकिन पहनेंगे वही। वो कौन सा होगा, असेंडेंट का जेम अगर एडवाइस किया गया आपको। मान लिया किसी का असेंडेंट अंडर 5 और 10 के बीच में ही है, डिग्री वाइज अगर देखें, तो वो क्या करेगा, वो अपनी पोटेंसी जो है उसकी, या जो जिसकी जितनी उसकी पावर, उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट डिलीवर नहीं कर रहा उसको। तो हमें क्या करना, उसी को तो स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि लगन कौन है, हम खुद ना। हमारी फिजिकल एपीयरेंस, हमारी साइकी कहाँ पे है, सब फर्स्ट हाउस में है, वहीं से देखते हैं। तो इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो क्या होगा, बंदा बंदी खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और जब सामने वाला स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसकी प्रॉब्लम भी बढ़ेगी या घटेगी, कम होगी, डाउन होगी, मिल गया सॉल्यूशन। अब इसको क्या बोलेंगे एस्ट्रोलॉजर कि आपको ये लाइफ लॉन्ग पहन के रखना, लेकिन इतने टाइम बाद में इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पावर डाउन हो जाएगी। हर एक की पावर है, वो पावर ख़त्म हो रही है, अब आपको वापस नया, ठीक है। इस तरीके से ये जेम्स एडवाइस किए जाते हैं। ओके, चलिए अब हम करते हैं अपना
मार्स कल हमने क्या किया था, मून किया था ना। अब देखते हैं मार्स की पोजीशन, प्लैनेटरी पोजीशन इन ऑल 12 हाउसेस। 12 घरों में मंगल क्या प्रभाव देता है ना। मार्स एक फीमेल के हॉरोस्कोप में मार्स कौन है, एक फीमेल के हॉरोस्कोप में मार्स कौन है, उसका लाइफ पार्टनर, स्पाउस। और एक मेल के हॉरोस्कोप में वीनस कौन है, वो उसका स्पाउस है, लाइफ पार्टनर है। तो मंगल की बात करें खाली पतिदेव के लिए नहीं, लोगों के आदमियों की कुंडली में तो मंगल होगा, उनके पति को वहाँ से देखेंगे। तो फिर मंगल से क्या देखते हैं, भाई, सिबलिंग्स, है ना, बताया हुआ है मैंने। तो अगर किसी के फर्स्ट हाउस में प्लेनेट मंगल हो, यानी लगन में, तो ये कैसा व्यक्ति होगा, डेयरिंग होगा और क्रूर होगा, थोड़ा सा कठोर, क्या बोलते हैं, कठोर हृदय, ये कोमल होता है, कठोर होता है ना, क्रूशियल, क्रूर है, बहुत क्रूर है। उसके बॉडी के ऊपर चोट जरूर लगेगी या मार्क दिखेगा वहाँ पे। मंगल का क्या काम है, कट, चोट लगाना, कट, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी ये बोलती है, देखो समझने का, किसी को ऐसे बताना समझने की चीज़ है। एस्ट्रोलॉजी मंगल फर्स्ट हाउस में उसके जो होता है ना, क्या लॉन्जिविटी, उसको इफेक्ट करता है, लाइफ स्पैन को इफेक्ट करता है, ठीक है। सेकंड हाउस में हो तो अगर सेकंड हाउस में मंगल है तो क्या बोलते हैं, ये शायद इसका चेहरा अच्छा ना हो, खूबसूरत ना हो, या बोलने में अच्छा नहीं हो। सेकंड हाउस क्या है, वाणी, कम्युनिकेशन है ना। तो या तो दिखने में अच्छा नहीं हो, बोलने में अच्छा नहीं हो। एजुकेशन डाउन, पैसों के मामले में डाउन, यानी विद्याहीन, धनहीन। और कुजन, कुजन आदमियों के सुना है ना, कुजन इन द सेंस बैड कंपनी, ठीक है। थर्ड हाउस में मंगल यानी कि मार्स, थर्ड हाउस का मार्स कैसा होगा, गुणवान, धनवान, सुखी, गुणवान, धनवान, सुखी और शूर, डेयरिंग। क्योंकि थर्ड हाउस किसका है, आपके पराक्रम का भाव है, यही बोलते हैं, एफर्ट्स का हाउस है। और मंगल क्या, एनर्जी, ब्लड फ्लो। तो बस वो उस तरीके को अपने एफर्ट में बड़ा एनर्जेटिक होगा। ऐसे आदमी को दूसरा कोई दबा नहीं सकता, थर्ड मार्च वाले को कोई दबा नहीं सकता। लेकिन एक मंगल की खासियत है, मैं बताया फिर बताता हूँ, याद रखना इस चीज़ को। मंगल जिस भी हाउस में बैठता है ना, ऑल 12 हाउस जहाँ भी जाके बैठेगा, उस हाउस से रिलेटेड आप बहुत एनर्जेटिक पर्सन होगा, ठीक है। लेकिन उसका दूसरा पहलू क्या है, ये तो पॉजिटिव चीज़ हो गई। नेगेटिव यानी कि दूसरा पहलू, सिक्के का दूसरा पहलू क्या है, उस चीज़ से रिलेटेड झगड़ा करवाए। अब मान लिया जैसे किसी के थर्ड हाउस में मार्शल, बड़ा एक्टिव है ना, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन थर्ड हाउस किसका बताया था मैंने आपको, यंगर सिबलिंग बताया था। 11th हाउस एल्डर, थर्ड हाउस यंगर। इसमें क्या मिलेगा, छोटे भाई का, छोटे भाई को सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये गड़बड़ कर जाएगा मंगल।
अच्छा ये है कि वहाँ से एनर्जेटिक करता है, लेकिन बुरा ये है कि वहीं से झगड़ा करवा देता है। थर्ड हाउस मैंने नेबर का बताया था आपको, पड़ोसियों से झगड़ा करवाएगा, बनेगी नहीं पड़ोसियों से, तुम हमारे हम हमारे ऐसे चलेगा, राम राम है ना, होली दीपावली, हैप्पी होली, बस बहुत है। थर्ड मंगर वाले को हमेशा डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम इशू आएंगे। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, बताया मैंने आपको, अगर याद हो आप लोगों को। थर्ड हाउस वाले को और किससे प्रॉब्लम? थर्ड हाउस है आपकी शॉर्ट जर्नीज, बताया था, छोटी यात्राएं, तो क्या होगा? गड़बड़ वहाँ पे इसको या तो ज़्यादा करेगा, ये बड़ा एनर्जेटिक हो गया और वहीं पे गड़बड़ कर देगा। बहुत इजी वे है डिकोडिंग करने का, समझ में आ गया तो बहुत जल्दी कर लोगे, इतना इजी है एस्ट्रोलॉजी। फोर्थ हाउस में हो तो मार्स की पोजीशन, चौथा घर किसका होता है? माँ का, मन। काल पुरुष की कुंडली में कौन इसको रूल करेगा? मून, चंद्रमा का घर है। चौथा कर्क राशि होती है, यानी कि चंद्रमा। कौन आके बैठा है यहाँ पे? मंगल। मंगल चंद्र आएंगे तो क्या होगा? गड़बड़। चंद्रमा सॉरी, नुकसान किसको होगा? चंद्रमा को, मून को। मार्च क्या मालेफिक है, मून क्या है? बेनिफिक है। मून सौम्य ग्रह और चंद्रमा सॉरी मंगल क्रूर है। अब यहाँ पे क्या होगा? या तो इस पर्सन को माँ का सुख कम मिले, फोर्थ मार्च की बात है, या तो इस पर्सन को मात्र सुख या घर का सुख, फोर्थ हाउस इज ऑल्सो डोमेस्टिक एटमोसफियर, यहाँ पे गड़बड़ बताएगा। और क्या बताएगा? हम यहाँ से क्या देखते हैं? घर, गाड़ी, घोड़ा, मकान, यही देखते हैं ना। तो गाड़ियों का सुख कम हो, घर का सुख कम हो, माँ का सुख कम हो, है ना, या तो गाड़ी हो ही नहीं या माँ ही ना हो, ठीक है। इस तरीके से आप देखो, जब फोर्थ हाउस से जो सुख मिलते हैं ना, ये मंगल वहाँ पे उन सारे सुखों में कमी कर देगा। सिंपल सा ऐसे प्रॉब्लम, ठीक। अब अगर मार्च कहाँ पे जाएगा? फोर्थ के बाद फिफ्थ हाउस में जाएगा। फिफ्थ हाउस किसका है? आपकी संतान, संतान भाव है। क्या बताएगा? अब वहाँ पे क्या गड़बड़ करेगा? फिफ्थ हाउस कालपुरुष की कुंडली में सूर्य, लियो राशि आती है, मंगल देव पहुँच गए वहाँ पर। सूर्य कैसा है? गरम, और मंगल कैसा है? लड़ाका। गड़बड़ होगी, क्या करेगा? फिफ्थ हाउस में अगर मंगल है, कह दो तुम्हारी पहली संतान बड़ी गुस्सेल है, बोल दो, आँख मीच के बोलो उसको, तुम्हारी पहली संतान बड़ी गुस्सेल है, लेकिन एक्टिव बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा उसमें। और क्या बता सकते हो? फिफ्थ हाउस से क्या देखते हैं? इसमें सर हम पहले पॉजिटिव बता के फिर नेगेटिव बताएं। 100%, 100%। ये एक्टिव एनर्जेटिक तो पॉजिटिव हो गया, अच्छा, और बड़ा एक्टिव होगा, बड़ा एनर्जेटिक है जी, कुछ भी काम करो फटाक से उठ के जाऊंगा हाउस में, लेकिन थोड़ा गुस्सा है। थोड़ा सा गुस्सा है। हाँ। और क्या देखते हैं फिफ्थ हाउस से? बोलिए। फिफ्थ हाउस आपका लव, प्यार, पांचवा का क्या बोलेंगे? आपकी जो भी लव, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी है, कैसा होगा? बड़ा तेज है, बड़ा थोड़ा सा हॉट नेचर है, क्या हो गया? हाँ जी है ना। देखते जाओ, एट्रीब्यूट्स हाउस के उठाते जाओ और इससे कनेक्ट करते जाओ। आप जो बोलोगे वो हाँ करेंगे, क्योंकि हम क्या बोल, हम तुक्का थोड़े ना, हम तो सिर्फ जो साइंस है वही बात कर रहे हैं उसी में, ठीक है। अब जिसपे फिफ्थ हाउस में मार्च आया वो ऐसा बंदा होगा जो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं, खुद
और क्या होगा, तो क्या वर्ड आता है, किसी की शिकायत करते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, शिकायत नहीं, कंप्लेंट नहीं, कंप्लेंट नहीं, चुगली खाना, यस, चुगलखोर होगा वो पर्सन, ये राइट वर्ड है ना। हर किसी की, इसको जाके इसको बोले रे यार ये वैसे करता है, ऐसे करता है, फिर इसको आगे उसकी बोलेगा ये ऐसे नहीं वैसे, मतलब इधर उधर चुगली करने की आदत। 5th मार्च वाले 6th हाउस में अगर मंगल होते हैं व्हाट, लक्ष्मीवान होगा पर्सन, बड़ा फेमस, विख्यात हो जाएगा, पैसा भी होगा और फेमस भी, नाम भी होगा। अपने शत्रुओं को जीतने वाला, यानी कि शत्रुओं को हराने वाला। अपने शत्रुओं को कब जीतेगा, जब उनको हराएगा। और एक एज ए किंग की तरह उसका मतलब लाइफ ऐसे लग्जरियस होगी। अब बताओ ये चीज़ क्यों हुई ऐसी, आप तो बोलते हैं मंगल ये ऐसे करता है ऐसे करता है, फिर यहाँ पे ऐसा क्यों। Mercury is the Lord. मर्कज द लॉर्ड इज अनदर थिंग, हाँ ठीक है, लेकिन फिर इंटेलिजेंट इसके होता अलावा है क्या, तो इसके अलावा क्या है जितना पॉजिटिव मार्क्स यहाँ पे कर रहे हैं। माइनस माइनस प्लस याद है, कुंडली के 3 घर खराब कौन से, त्रिक भाव कौन सा है खराब घर, 6 8 12, तो बुरे में बुरा आया तो क्या हुआ, माइनस से माइनस आया तो प्लस, प्लस होगा। इजीली। अगर 7th हाउस में मार्च गया था, 7th हाउस में मार्च गया तो कैसा होगा, जिसको सोसाइटी एथिकल नहीं मानती ऐसे काम करेगा, पहला अनुचित काम करने वाला, कर्म, बीमार हो सकता है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब ये एस्ट्रोलॉजी है, इसमें लिखा है जो मुझे आपको बताना भी जरूरी है, समझ में। 7th मार्च वाले का ऐसा बोला जाता है कि या तो इसकी वाइफ से दूर हो या फिर दुनिया में ही ना, इतना इफेक्ट डाल सकता है मंगल। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली हम 7th मार्च पे ही सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए, चीज़ें तो और भी देखेंगे हम आते हैं, ठीक है। क्योंकि 7th हाउस में अगर मंगल आया और 7th हाउस पत्नी का हाउस है, तो क्या आपने सुना है मांगलिक, सुना है मांगलिक, ये मांगलिक बनाता है, शादियां भी अलग ही करते हैं ना आचार्य जी। है? मांगलिक हो तो पहले मतलब पेड़ से शादी किया, ये सब बोलते हैं ना कि पहले करवाते हैं। मांगलिक है तो या तो मंगलिक है उसकी मंगलिक से शादी कर दो, या एक एज टाइम के बाद में वो मांगलिक वाला खत्म हो जाता है। तो ये बोलते हैं कि 7th हाउस है आपकी वाइफ पत्नी का, तो वहाँ पे मार्च आके बैठे थे, यानी कि मांगलिक हो गया। और अगर गलती से वो अगर मांगलिक नहीं हुई तो वहाँ पे फिर वो उसके ऊपर तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मंगल वाला जो होगा वो कैसा होगा, एकदम से ऐसे ना पूरा, आप क्या उसको डिस्क्राइब कर सकते हो मंगल की तरह, और फिर सैन थोड़ी ना हर किसी से, है ना। और अगर दोनों ही मांगलिक हो तब तो बहुत बढ़िया चलेगी इनकी लाइफ, लड़का भी मांगलिक हो लड़की भी मांगलिक, 7th हाउस से मांगलिक चलेगा दोनों का, देखो बड़े मज़े से चल रहा है। क्योंकि क्या हुआ, ये जो दोष है ना मांगलिक वाला वो खत्म हो गया वहाँ पे, क्योंकि दोनों आ गए, माइनस माइनस साथ में आ गए, प्लस बन गए, माइनस माइनस साथ में आ गए तो क्या बना प्लस। इसलिए क्या करते हैं जनरली जब कुंडली वगैरह चेक कराते हैं ना, अगर बोल दिया मंगलिक है लड़का या मंगलिक लड़की, फिर उसके लिए मंगलिक लड़का, लड़की के लिए मंगलिक लड़का और लड़के के लिए मंगलिक लड़की ढूंढी जाती है। उसका रीज़न बिहाइंड ये है कि माइनस तो ऐड करेंगे तो प्लस निकल गया।
लेकिन सर अब जैसे यहाँ ये भी हो सकता है, अगर मान लो दोनों मांगलिक हैं तो उसमें भी पावर देखते होंगे ना, कि अगर देखो मांगलिक बॉय ज्यादा है तो उसका फिर लेडी पे बैड इफेक्ट, या लेडी का ज्यादा है तो बॉय, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, जब दोनों का मांगलिक दोनों मंगल है, मांगलिक है, जब तो कोई बैड इफेक्ट नहीं आना है। पर मांगलिक भी कम ज्यादा भी तो होता है। कम ज़्यादा होगा तो लाइफ में प्रॉब्लम कम ज़्यादा आएगी। हाँ, ओके, वही वही। लेकिन आपस में तो वो पॉजिटिव हो गए। लेकिन एक मांगलिक है और एक नॉन मांगलिक है, वहाँ गड़बड़ करेगा, वहाँ पे डिग्री ये तुम्हारी। मेरे यहाँ ऐसा हुआ, मेरे नाना जी नाना जी का मंगल इतना स्ट्रांग था हम्म। कि नानी की, जैसे मैरिज होके आए तो नानी की डेथ हुई। अच्छा। और सेकंड टाइम उन्होंने फिर मैरिज की, जैसे बहुत पुराने जमाने की बात बता रही हूँ मैं, 61 साल में, हम्म। तो भी उनकी डेथ हो गई। क्योंकि पहले उन्होंने ये चीजें ये नोटिस नहीं चीज़ें की। नोट थर्ड, नहीं या चेक नहीं करवाया ना। हाँ, चेक नहीं किया। हम्म। थर्ड टाइम क्या हुआ, जो नानी आई उनका मंगल स्ट्रांग था तो नाना जी की डेथ हो गई। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रेज किया। उनका मंगल नानी के मंगल से ज्यादा स्ट्रांग था तो उनकी डेथ हो गई। आपने चेक किया था ये चीज़? ये मैंने सुना है, मुझे तो कहाँ, इतने पुराने मैंने नहीं, देखे ही नहीं बताना कभी पड़ेगा, उनको। जैसे किसी ने कुछ चेक किया है, क्या हुआ, कैसे पता चला? कि जब हम पहले पहले ही बता रहे कि मतलब उनकी दो शादी हुई और दोनों अनफॉर्चुनेटली दोनों वो मतलब इस दुनिया हाँ, से निकल गए। वो यही तो बताया गया कि वो ये समझ, मांगलिक थे इसलिए वो नहीं, मांगलिक थे नहीं। तो उनके साथ नॉन मांगलिक की मैरिज हो गई, है ना? हाँ तो वो अनफॉर्चुनेटली ये हाँ मतलब इवेंट हो गया वहाँ पे। लेकिन कहते थर्ड मैरिज हुई तो नाना जी चले गए, नानी जी रहती है। हाँ, तो वो उन्होंने ये बोला कि उनका जो मंगल था वो नाना जी से ज्यादा स्ट्रांग था, देखो उनके मंगल से। एक चीज़ बताता हूँ मैं, आप मानना नहीं मानना आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। मैं थोड़ा सा अलग ही आपको, मैं डिफरेंट सोचना चल रहा हूँ। मंगल का असर 28 साल की उम्र तक रहता है मैक्सिमम, अगर कोई मांगलिक है तो 28 तक। उसके बाद में मंगल अच्छा। का असर खत्म हो गया। अब आपकी बात को कॉलरेट करना, देखो मैं जैसे समझ में आ रही है मेरे को, मैं नहीं कह रहा एग्जैक्टली वही हुआ होगा, लेकिन जो मेरे को समझ में आ रहा वो ये है कि पहले के टाइम में आपको पता शादी जल्दी होती थी, मानते हैं इस चीज़ को? तो जब तक वो 28 की एज में थे तब तक मे भी या तो दो शादी हो गई उनकी। हाँ, वहाँ पे ये हो मंगल सकता है। डोमिनेट पे था, ये कहते हैं मंगल डोमिनेट कर रहा था। तो वहाँ पे तो हो गया वो। अब 28 के बाद में इनका मंगल डाउन हो गया, यानी कि मांगलिक वाला जो असर है वो कम हो हाँ गया। लेकिन वो लड़की तो छोटी थी ना, वो हाँ, ये हो 19-30 सकता साल है। की तो नहीं थी, वो तो ऑब्वियसली 20-22-24 साल की होगी। पहले तो 8-10 साल का तो डिफरेंस रहता था, मान लिया 22 साल की भी हो, और वो मांगलिक है अब एक्टिव में और इनका मंगल डाउन खत्म हो गया। तो मे बी दैट इज द कॉज ऑफ दैट कि हाँ हाँ, ऐसे ये शादी हो हुई सकता और है कि नाना जी इन्होंने ऐसे। ये सोच के कि अब मंगल मांगलिक से ही करेंगे, हाँ, क्योंकि पहले मांगलिक में मांगलिक। करेंगे, लेकिन पता नहीं था कि इतनी एज के बाद में मंगल अपना डाउन कर देगा इफेक्ट, और यहाँ पे एकदम एक्टिव मांगलिक आ गई, वो भारी पड़ गई उधर। तो ये सिर्फ मैं सोच रहा हूँ, नहीं नहीं, हो हो सकता है सकता है, एग्जैक्टली क्योंकि वही मैंने हुआ भी ये होगा। चीजें सुनी, हमने तो देखा ही नहीं ना, ना उनको मैं तो देखा सिर्फ ना यहाँ से उनको मुझे देखा। ये समझ में आ रहा है वो मैंने आपको बताया, मैं नहीं कह रहा एग्जैक्टली वही हुआ होगा, बट हम हाँ, कह सकते हैं ऐसा हुआ ये हो होगा। सकता है सर, ये हो सकता है। ये सिर्फ मेरी सोच है ठीक है। चलिए, अब इसका आता आपका सेवेंथ मंगल का, हालांकि बहुत बड़ा है टॉपिक, वो अभी शायद आप लोगों के साथ में मुझे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ मैं, बिकॉज वो आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 8th मार्च के ऊपर। ठीक है, 8th मार्च 8वां मंगल होता है, तो भी कहते हैं ये भी एक अच्छा फल नहीं दे रहा है। अगर देखें अभी तो लोग, आपने बोला माइनस माइनस प्लस होता है, सही बात है, लेकिन हर जगह पे प्लस भी नहीं करेगा ना। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये क्या करता है, उसकी सबसे बड़ी जो इफेक्ट आता है 8th मार्च का, वो आता है उसकी लॉन्जिविटी। 8th हाउस इज़ द हाउस ऑफ लॉन्जिविटी, ये देखा जाएगा, और यहाँ पे मार्च आएगा, वो उसको हैम्पर करेगा, चांसेस है पॉजिटिवली हैम्पर करेगा, यानी कि कम करेगा लाइफ स्पैन, है ना। इसके शरीर में कोई ना कोई बीमारियां चलती रहेंगी।
इसके बॉडी में कुछ ना कुछ डिजीज चलती रहेगी, या इसकी लोग क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट वर्ड तो निंदा आया था, अब इंग्लिश में उसको मुझे नहीं पता, अभी मुझे वर्ड याद नहीं आया। लोग इनकी मतलब निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, सब सिंपल सा है, देखें तो ठीक है। अगर मंगल 9th हाउस में आए तो अब यहाँ पे 9th हाउस कहाँ से आता है? 9th हाउस में अगर मंगल आता है तो बोलते हैं कि भले ही ऐसा पर्सन है जिसको एक राजा बहुत प्यार कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक राजा, या आज के टाइम में देखें तो हायर अथॉरिटीज़ वगैरह जो भी है, जो एडमिन करता पूरा वो, लेकिन इससे उनसे तो बड़ा अच्छा है बनना, लेकिन दूसरे लोग इससे बड़े जल रहे हैं। मन में वो इसके लिए बड़ी खुन्नस लेके बैठा है, वाला ये अकेला ही ऐसा है क्या जो इसको ही सब चीज़ें पूछी जा रही है, हमसे तो कोई पूछता ही नहीं, हमारे में क्या कमी है, इसमें ऐसा क्या है। यानी इसके लिए लोगों के मन में द्वेष, एक जेलियस लेके बैठे हैं। नाइन्थ मार्च वाले को कहते हैं कि फादर का सुख कम मिलता है। जैसे 4th में माँ का सुख कम, माँ के सुखों में कमी की, तो 9th हाउस किसका? हमारे पिता का है ना, एंसेस्टर्स का, पूर्वजों का है ना 9th हाउस, हमारे पूर्वज और हमारे पिता, तो उसके सुख, उनके सुख पे कमी, सॉरी, और क्या करता है? ऐसा व्यक्ति कहते हैं जन घातक भी हो सकता है, यानी कि लोगों को घात, चीट करना या परेशान करना या दुख देना, पीड़ा पहुंचाए लोगों को, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। इस तरीके का ये होगा 9th। अगर 10th हाउस में मार्च आए तो 10th हाउस में मार्च आएगा तो ये आदमी कैसा होगा? गुस्सा तो आएगा उसको, नो डाउट, गुस्सा होगा, थोड़ा क्रूर होगा, लेकिन दाता, यानी कि मन से बड़ा साथ देने वाला, ये देने वाला पर्सन होगा। और कैसा होगा देने वाला? एक किंग की तरह, एक राजा जैसे अपनी किंगडम को देता है ना, उस तरीके से देने वाला ये पर्सन होगा। और नो डाउट अच्छा पराक्रमी या डेयरिंग नेचर, अच्छा वैसा भी होगा। और इसके कॉन्टैक्ट, या कहते हैं कि बड़े बड़े लोगों के साथ में इसकी होगी, सर्किल हो सकता है। अब 11th हाउस में मार्च हो तो 11th हाउस में मार्च हो तो मनुष्य कैसा होगा? पैसे वाला होगा 11th हाउस में, सुख होगा उसकी लाइफ में, है ना, अच्छा शूरवीर जैसा, क्या बोलते हैं, डेयरिंग नेचर वाला, डरने वाला नहीं, निडर, सुशील, ऐसा होगा। अगर 12th में मार्च आए तो 12th में मार्च आए तो क्या होगा? अब यहाँ पे भी वही वर्ड आता है, चुगलखोर होगा, चुगली करने वाला, ठीक है। और कैसा होगा? थोड़ा सा क्रूर होगा, गुस्सा, और आई में इसके मतलब आई से रिलेटेड इसको इशू होंगे, आई साइड से रिलेटेड इसको बीमारी हो सकती है ना। और मे बी या तो इसकी शादी नहीं है हुई होगी, या अगर हुई होगी तो शायद इसकी लाइफ पार्टनर इससे दूर हो। सेपरेशन, किसी भी तरह का सेपरेशन कोई ऐसा नहीं होता डाइवोर्स होता उसी को सेपरेशन कहते हैं। सेपरेशन अलग अलग रहना भी सेपरेशन है, एक जना है एक जना नहीं है, वो भी सेपरेशन एक तरह से, है ना। अगर किसी फीमेल की अगर ये हो और उसको 12th हाउस में मार्च, समझना इस चीज़ को, फीमेल की हॉरोस्कोप के अंदर मार्च है उसका स्पाउस, और 12th हाउस को हम बोलते हैं बैड प्लेजर,
यानी कि शैया सुख, एक इंटीमेसी जो होती है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, बस। अब वहाँ पे कौन आया? मार्श। क्या करेगा? गड़बड़ करेगा, सुखों में कमी लाएगा। तो पति पत्नी का जो सबसे बड़ा सुख से बोला गया, अदरवाइज मत लीजिए, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझिए कि एक हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है, उसका जो प्राइवेसी जिसे कह सकते हैं, या जो सबसे बड़ा सुख है, वहीं पे गड़बड़ है। और मे बी ये जरूरी नहीं है डाइवोर्स कराए, कुछ भी करवा, सेपरेशन करवा सकता है। सेपरेशन ये भी होता है दोनों लाइव हैं लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं है, डाइवोर्स भी करवाएगा। हॉस्पिटल जेल का भी यही हाउस है, खर्चे का भी यही हाउस है, लॉसेस का भी यही हाउस है। तो मार्च 12th हाउस में आया तो लॉस किसका करवा रहा है? पति का। लॉस इन द सेंस क्या? दूर करवा रहा है। चेक कीजिएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ 100% हर एक के साथ ऐसा है। मोस्टली जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ पे 12th हाउस में अगर किसी फीमेल के मार्च है और वो एक्टिव हुआ गया, यानी कि उसकी दशा आ गई, उस दशा के अंदर मैंने केसेस देखे वहाँ पे सेपरेशन हुआ। ठीक है, अब एक और चीज़ बताता हूँ। 12th हाउस खर्चा, 12th हाउस हॉस्पिटल, 12th हाउस बेड प्लेजर यानी कि शैया, बेड। सेकंड हाउस क्या? सेकंड हाउस आपका फूड, भोजन बताया मैंने, दूसरे करते भोजन। आपके घर में राहु का स्थान कौन सा है? राहु किसको बोलते हैं? आपके घर में राहु कौन है? वॉशरूम, हाँ जी ठीक है। और बोलो। वॉशरूम में साउथ भी होता है सर। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, चलो। हाँ जी। हाँ, और वो राहु आपके घर में गैजेट्स, गैजेट्स। गैजेट्स तो नहीं। आप बता दो, चलो इतना बहुत छोटा सा रिश्ता। वीनस है आपका बेडरूम। देखो एस्ट्रो वास्तु का एक लाइन बता रहा हूँ, समझना। वीनस होता है आपका बेडरूम, और बेडरूम के अंदर जो बेड है ना, वो है राहु। आपने सुना होगा, और मैं इसको अभी साइंटिफिकली बताता हूँ। आपने सुना होगा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे बिस्तर, पलंग, बेड के ऊपर बैठ के कुछ नहीं खाना चाहिए। इसका रीज़न क्या है बता सकते हो? हमें लगता है जी ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे कुछ होता थोड़ी ना, खाते थे क्या हो गया। देखो वर्क फ्रॉम होम करने वाले को, जो जैसे जो काम कर रहे हैं वो बैठे ना, चलो वाइफ ने कुछ बोला कि चलो ले आओ यार यहीं पे बैठो, कौन उठेगा, डिस्टर्बेंस। राहु खराब होगा सर, यही होगा मेरे ख्याल से। वही बताता हूँ, एक मिनट देखिए, ठीक है। तो क्या करते हैं यार, कौन उठ के जाएगा, चलो यहीं पे बैठ के कर लेते अपना, है ना। नहीं तो फिर वो एक टूट जाएगा। लाइक चलो यहीं पे ले आओ, आप मुझे यहीं पे कॉफ़ी दे दो, है ना, यहीं पे कुछ स्नैक्स दे दो, या बैठे बैठे चलो कहाँ बैठ के खाना, चलो टीवी देख रहे हैं, कहीं बेड के ऊपर बैठ के खाना खा रहे हैं। मान के चलिए उस घर से कभी मेडिसिन ख़त्म नहीं होगी। क्यों, क्या किया आपने? अगर एस्ट्रोलॉजिकल व्यू बताऊं तो 2/12 को कनेक्ट कर दिया आपने। भले आपके कुंडली के अंदर 2/12 कनेक्ट नहीं हो, लेकिन आपने कर दिया। अब बेड के ऊपर कब बैठ के खाना खाता है आदमी? कहाँ पे देखा आपने जहाँ पे बेड के ऊपर बैठ के खाना खाया जाता है? बताओ। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। सिंपल सा कर दिया ना आपने, खुद ही इसको प्रूव। क्या किया आपने? आपने बोला कि चलो अब हॉस्पिटल पे खर्चा करना, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। क्या करें कि बस बेड के ऊपर बैठ के खा लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी बोलेगा 2/12 को कनेक्ट किया तुमने, 2 यानी कि खाना, 12 यानी कि खर्चा। कहाँ पहुँचना? हॉस्पिटल में जाके खर्चा करो, नहीं तो कोर्ट में चले जाओ, वहाँ खर्चा कर लो। तो जब पति पत्नी के रिलेशंस में ज़्यादा बिगड़ता है तब कहाँ जाते हैं? कोर्ट। खर्चा कहाँ पे होगा? कोर्ट में।
12th हाउस किसका है? हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से कनेक्ट करके देखो, एक एक चीज कनेक्ट हो जाएगी। क्या मुश्किल है इसमें, बताओ मुझे। कौन सी रॉकेट साइंस बताइए मैंने आपको जो आपसे रॉकेट स्टार्ट नहीं होगा, या हमें सुनीता विलियम बनने की जरूरत नहीं है। यहाँ बड़ा इजी वे में चल रहा है। हाँ जी मंजू जी। सर बेडरूम में बेड पर बैठ के खाना खाना है या बेडरूम में खाना ही नहीं खाना? मैं तो कहता हूँ सबसे बेस्ट एक रेमेडी बताता हूँ आपको, पुराने टाइम को याद कर लो। आप तो वैसे भी पुराने, चलो आपके मदर फादर के टाइम की बात करो, हमारे दादा नानी का, आपके मदर फादर कैसे खाना खाते थे? किचन में, और कहाँ बैठते थे? किचन किचन फर्श जमीन में, पर। फर्श पर किचन में, बैठते थे। जमीन पर। फर्श। हाँ, किचन क्या है आपका? मंगल। किचन क्या है आपका? मंगल है। अगर किसी का भी मंगल खराब हो ना, बड़ी सिंपल सी चीज बताओ उसको, बोलो तू फर्श पे बैठ के खाना चालू कर दे, किचन में बैठ के खाना खाना चालू कर दे। किचन में घूम के खाना है ना, नहीं बैठना कोई बात नहीं, किचन में घूमते हुए खाना खाओ, बेडरूम की तरफ मत आना। नहीं तो तुम क्या करोगे, तुम मंगल को उठा के राहु के साथ में मिलाने आ रहे हो, मंगल को उठा के राहु के साथ में मिलाने आ रहे हो। और एस्ट्रोलॉजी में अंगारक योग बोला जाता है। अब मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल बता देता हूँ, ठीक है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग तो बड़े है ना, मतलब कहते हैं ना, आजकल के डिग्री होल्डर से भी ज़्यादा परफेक्ट चीज़ें उनको पता थी। एक एक बात उनकी आज के टाइम में भी एकदम टेस्ट और फिक्स प्रूव्ड होती है। आप चेक करके देख लो, पाँव नहीं हिलाना, नाखून नहीं काटना, है ना, बाल नहीं ऐसे काटना, बाल खुले करके नहीं जाना। देखो आज क्या हो रहा है, बड़े पार्टीज में जा रहे हैं, बड़े बाल वाल खोल के ना, हेयर स्पा करवा के वगैरह जा रहे हैं। अब देखो उनकी क्या लाइफ चलती है। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं, कोई ऐसा नहीं ऑर्थोडॉक्स सोच वाली बात नहीं, बट प्रैक्टिकल चीज़ें वो है, क्योंकि उन्होंने पहले वहाँ पे बताया, वो अभी तक चल रही है वही। मत मान के देखो, देख लो। आज एक चीज़ बताओ, आज से 60 साल पहले लोग ज़्यादा सुखी थे, अभी सुखी ज़्यादा। सुख की बात कर रहा हूँ, पैसे से मत मानना, सुख बोल रहा हूँ मैं। कब थे सुखी? पुराना जमाना है वही वाले। था जब हम छोटे थे, इवन सेंस हम हो सकता है शायद उस वक्त क्या तो पैदा नहीं हुए मेरे जैसे, या होंगे तो 5 ऐसे साल। क्यों वहाँ पे था ऐसा? हमने मॉडर्न, देखो एक चीज़ होती है, मॉडर्निज्म बहुत अच्छी बात है, टाइम के साथ में यस चेंज होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप यहाँ से मॉडर्न बनो ना, किसने मना किया? आप यहाँ से मॉडर्न मत बनो। आप ब्रांडेड कपड़े पहनना, शॉर्ट्स कपड़े पहनना, या मतलब महंगे कपड़े पहनना, ये मॉडर्निज्म नहीं है मेरे हिसाब से। मॉडर्निज्म यहाँ से मॉडर्न करो, इसको थोड़ा सा और पैराशूट को ओपन कर लो। सबसे बड़ी गलती बताऊँ क्या है, हमने भी की है, मैं भी इंक्लूड हूँ, चिंता मत करो, मैं तो ऑलरेडी सबसे पहले इंक्लूड हूँ उसमें। अटैच लेट बाथ इज द मेजर कॉज ऑफ योर, जितनी भी आपकी तकलीफ है खुद की लाइफ में, सबसे बड़ा कॉज ये है। क्या लगता है, अच्छी चीज़ है खराब है? खराब है ऑब्वियसली। तो खराब चीज़ को हम घर में लाते हैं, घर से बाहर रखते हैं, बाहर। तो पहले के जो घर होते थे, कहाँ पे था टॉयलेट? था? होता ही नहीं था पहली बार, और होता तो बाहर, नहीं होता तो फिर आपको एक अलग सेक्शन बना हुआ जाना होता। अब हमने क्या किया क्या किया हमने, बताओ? हमें अटैच बेडरूम चाहिए, अटैच लेट बाथ चाहिए, सॉरी लास्ट पर आप अटैच लेट बाथ चाहिए ना। अब आपका जहाँ बेडरूम होगा उसके साथ में टॉयलेट बनेगा। तो जो वहाँ से जो डिस्पोज हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? बाहर जाने का रास्ता कहाँ से निकल रहा है? आपके घर के अंदर ट्रैवल कर रहा है वो। आपने क्या किया है, आपने उस चीज़ को आपके घर में ट्रैवल करवा दिया जो चीज़ आपके घर से कोसों दूर होनी चाहिए, इवन आपकी बाउंड्री में तो नहीं आनी चाहिए। फिर बोलते हैं जी हमारे तो लाइफ में तो प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो रही है, पैसा तो बहुत है जी। मैं सच्ची कह रहा हूँ, पैसा बहुत है लोगों के पास, सुख बोलो, सुख कहाँ पे वो बता।
खाना कम खा रहे, दवाई ज़्यादा खा रहे, ये हाल हो रहा है। बड़े फिर भी खुश है जी, बस है जी, बहुत पैसा है। आदमी टेंशन किए जा रहा है। बच्चा 6th में आया नहीं, उसके ऊपर इतना मेंटल प्रेशर डाल दिया घर वालों ने, टीचर ने मिलके। वो आप देखो बहुत से बच्चे बड़े यहाँ से बड़े डिस्ट्रेस हो रहे हैं आजकल, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। और ये 11th-12th तक आते आते इतना प्रेशर बढ़ जाता है ना फैमिली का, पेरेंट्स का, इतनी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। फिर वो लिखते हैं सॉरी मम्मी पापा, मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं कर सका। और क्या होगा उसका? सुसाइड कर रहे हैं ना बच्चे। पहले होते थे सुसाइड? बताओ मुझे, 50 साल 40 साल पहले बताओ कितने सुसाइड थे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप लोग तो मेरे से उम्र में सब बड़े हैं, लेकिन मेरी एक छोटे भाई को, अपने छोटे भाई को मान के सलाह है ना, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, कभी भी किसी भी पेरेंट्स को कहना अपने बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाए, इवन पढ़ने के लिए भी नहीं बनाना। मैं सच कह रहा हूँ। एक मार्कशीट किसी की क्वालिटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकती है, उसकी लाइफ की वैल्यूज़ को नहीं बता सकती है। और अगर आपने जो पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ हो रहा है? बताओ मुझे। कहाँ पे अकबर महान आके खड़ा हो गया? कहाँ पे आपके a² + b² = c²? कहाँ पे लाइफ में चल रहा है? बताओ मुझे, है कहीं पे? प्रैक्टिकल लाइफ बताओ मुझे, काम आ रहा है कहीं पे? sin cos थीटा tan थीटा काम आ रहे हैं कहीं पे? हमने क्या किया? हम बड़े अच्छे मार्क्स लेके आए, बड़े पेरेंट्स अच्छे, अरे मेरे बेटे ने डिस्टिंक्शन लिया है, वो किया है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कर रहे हो? उस स्टडी का क्या यूज़ आ रहा है? नहीं आ रहा। उस स्टडी को लाना है, वही वापस गुरुकुल लाना है। जो ऐसे क्या बोले जाते थे, अभी हम प्योर हिंदी में बोलूँ, सिद्धांतिक शिक्षा ले रहे हो आप। सिद्धांतिक यानी थॉरेटिकल एजुकेशन है, जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज़ नहीं है। आपको प्रैक्टिकल एजुकेशन लेना पड़ेगा, जो हमारे गुरुकुल तक्षशिला में था, नालंदा विश्वविद्यालय में था, जहाँ की बुक्स को जलाने के लिए 9 महीने लगे थे, कंटिन्यू आग लगाई गई थी 9 महीने में, 9 महीने चली थी वो आग। वो चाहिए, वो प्रैक्टिकलिटी बताती थी दुनिया अपने इंसानों की। मैं क्या होता है ना, मैं सब्जेक्ट से बड़ा जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ।